हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सेशन। आई होप आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, द law that induced EMF and current always oppose the cause producing them. It is due to, मतलब प्रेरित EMF और करंट हमेशा उन्हें पैदा करने वाले कारण का विरोध करती है, ऐसा कौन सा नियम बताता है? तो ये है हमारा लेंज का नियम। ये है लेंज का नियम। लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और इस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये इसको पैदा करने वाले कॉज का अपोज करता है। इसे हम बेसिकली लेंज लॉ से जानते हैं। इसकी इक्वेशन हो जाएगी -n d∅ बाय dt। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये हमें लेंज लॉ दिखाता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग कैरिंग अ करंट ऑफ 50 एम्पियर एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.667 टेस्ला। मतलब यह है कि 0.667 टेस्ला के फ्लक्स घनत्व वाले चुंबक क्षेत्र में समकोण पर 50 एम्पियर की धारा ले जाने वाले 3 मीटर लंबे कंडक्टर पर कार्य करने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो ये फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। यहाँ पे I की वैल्यू दी है हमें 50, B की वैल्यू है 0.667 इंटू L दिया है 3, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है समकोण मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये कैलकुलेट करके हमें 100 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ए 50 टन सोलेनॉइड डेवलप एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट अ फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर अकर टू प्रोड्यूस अ सच वोल्टेज। मतलब एक 500 टन वाले सोलेनॉइड में 60 वोल्टेज का जो एवरेज वोल्टेज इंड्यूस करता है, तो इस वोल्टेज को इंड्यूस करने में कितना समय अंतराल लगेगा, मतलब टाइम पीरियड कितना लगेगा अगर इसमें 0.06 वेबर का फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है। तो चलते हैं, इक्वल्स टू n d∅ बाय dt। तो यहाँ पे E की वैल्यू दी है 60, N की वैल्यू है 500, फाई दिया है 0.06 अपॉन t। t इक्वल्स टू हो जाएगा 500 इंटू 0.06
ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 इंटू 0.006 अपॉन 60, तो इससे ये कट जाएगा 1000 बार और ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0.5 सेकेंड। ऑप्शन सी राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीसी मशीन को टॉर्क का उत्पादन का सिद्धांत क्या है? जो डीसी मशीन होती है उसमें टॉर्क इंड्यूस करने का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है लॉरेंज लॉ। लॉरेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब एक आवेशित कण को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर ये आवेशित फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा हो, तो इस आवेशित कण पर एक फोर्स कार्य करता है और इस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस कण की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन एंड फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे इफ द टॉर्क is in the direction of rotation, the DC machine acts as, यदि बलाघूर्ण की दिशा में घूर्णन हो तो डीसी मशीन कौन सी होगी? तो यहाँ पे डीसी मशीन होगी हमारे पास जनरेटर, क्योंकि जो जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉर्क होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिसमें प्राइम मूवर रोटेट करवाएगा। प्राइम मूवर रोटेट करता है तो उस डायरेक्शन में ही जो हमारा जनरेटर है वो घूमेगा। इसलिए टॉर्क के ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ पे दिया है if 460 volt series motor runs at 500 rpm, armature current 40 ampere, calculate the speed if the load current is 30 ampere और armature resistance 0.8 ohm। यदि 460 वोल्टेज श्रृंखला सीरीज मोटर 500 आरपीएम पर चलती है, जब उसकी आर्मेचर करंट 40 एम्पियर है, तो उसकी गति की गणना करें जब लोड करंट 30 एम्पियर होगी और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.8 ओम है। तो चलते हैं। देखिए हमारे पास एक ये देखिए ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है 460 वोल्ट, हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है। सबसे पहले हमें निकालनी है बैक ईएमएफ। तो पहले इस कंडीशन में मैं बैक ईएमएफ निकालूंगी इस वाली कंडीशन के लिए। तो मेरे पास हो जाएगा EB1 इक्वल्स टू V माइनस I1 R। तो ये हो जाएगा 460 माइनस 40 इंटू 0.8
और ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 428। अब देखिए चलते हैं इस वाली कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे निकालूंगी मैं EB2 और ये सेम फॉर्मूला 460 माइनस 30 इंटू 0.8 और ये सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 436। हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन के अकॉर्डिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB अपॉन I। तो और मुझे निकालनी है स्पीड। तो मैं चलती हूँ N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू EB2 अपॉन EB1 इंटू I1, इनवर्सली है I, इसलिए होगा I1 अपॉन I2। तो N1 की वैल्यू है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट N1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। EB2 की वैल्यू है 436 और EB1 की भी है 428 और I1 की वैल्यू हमारे पास 40 एम्पियर और I2 की है 30। तो ये डायरेक्ट ये सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 679 RPM। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the range of the breast friction coefficient for the medium category? मध्यम श्रेणी के लिए ब्रश घर्षण की सीमा बतानी है हमें। तो यहाँ पे मीडियम के लिए होगा हमारे पास रेंज 0.2 टू 0.44। अब देखिए जो ब्रश फ्रिक्शन होता है इसके कुछ कॉज होते हैं। देखिए वो है स्पीड, ब्रश मटेरियल, ब्रश मटेरियल हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर और ऐसी इन सारे कॉजेज होते हैं ब्रश फ्रिक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 पोल 250 volt wave wound generator has 400 conductor. If the generator is to be lap wound, the number of conductor required. एक 8 पोल 250 वोल्ट वेव बाउंड जनरेटर में 400 कंडक्टर हैं। तो यदि इसी जनरेटर को हमें लैप बाउंड में कन्वर्ट करना है तो इसमें कंडक्टर्स कितने होंगे? तो मैं आपको डायरेक्ट एक ये देखिए हमारे पास E होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन A होता है। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? इक्वल्स टू NP5 अपॉन 60 Z अपॉन A। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ये मिल जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये मैं पहले वेव बाउंड वाली कंडीशन में लगाती हूँ। तो यहाँ पे Z की वैल्यू है 400 अपॉन A की वैल्यू देखिए वेव बाउंड है, तो वेव बाउंड के लिए जो हमारे पैरेलल पाथ A की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट 2 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जो हमारा EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 400 अपॉन 2। अब चलती हूँ मैं लैप बाउंड के लिए। सेम लैप बाउंड में भी हो जाएगा
ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2/A2। अब देखिए यहाँ पे Z2 की वैल्यू मुझे मुझे पता करनी है, और A हो जाता है, लेफ्ट बाउंड में जो A होता है वो इक्वल होता है P की वैल्यू के। तो यहाँ पे P है मेरा 8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करूंगी तो देखिए वोल्टेज तो हमें 250 कांस्टेंट दी हुई है, दोनों कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज सेम रहेगी। तो ये इक्वल्स टू ये, तो Z2/8 इक्वल्स टू 400/2। तो ये 8 चला जाएगा ऊपर, बाई 2। 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, ये आ जाएगा 1600। तो ये आंसर डी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया है नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक आर प्लॉटेड बिटवीन। जो नो लोड संतृप्त विशेषताएं होती है, नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम किसके बीच प्लॉट करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारी नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक है, इसे ही हम ओपन कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, या फिर मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। और इसे हम प्लॉट करते हैं नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच, और इसको प्लॉट करते हुए हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये कुछ कर्व हमें ऐसे मिल जाता है। पहले लीनियर बढ़ेगा, फिर एक टाइम आने पे सैचुरेट हो जाएगा। ये देखिए ये 0 से स्टार्ट ना होकर 0 से कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और इसका रीजन है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि हम इसे प्लॉट करते हुए तो कांस्टेंट स्पीड लेते हैं, लेकिन अगर हम मशीन की स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब अगर फर्दर नेक्स्ट कंडीशन में हम कोई और स्पीड की मोटर लेंगे, तो स्पीड के बढ़ने के साथ ये प्लॉट ऊपर शिफ्ट होता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर लाइज इन। डीसी शंट मोटर की जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? तो जो डीसी शंट मोटर होती है उसकी जब हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे, तब तो ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, ए फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स। यहाँ पूछा है डाइवर्टर्स आर यूज्ड ओनली इन। डाइवर्टर का उपयोग केवल किया जाता है। देखिए डाइवर्टर का यूज डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है, और इसका यूज होता है स्पीड कंट्रोल के लिए।
और इसको हम शंट मोटर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि देखिए डीसी जो शंट मोटर होता है उसका जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। अगर हम उसके पैरेलल में एक डाइवर्टर लगा देंगे तो पूरी जो करंट होगी वो डाइवर्टर से फ्लो हो जाएगी और इसकी स्पीड हमें बहुत हाई मिलेगी, इसलिए हम इसे डीसी शंट मोटर में यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर बी राइट होगा। अब देखिए, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर रनिंग एट 800 आरपीएम is 99.3 Newton meter and starting torque and shaft torque is 93.3 Newton meter. The iron and friction loss are, मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि 800 आरपीएम में चलने वाली डीसी मोटर का जो आर्मेचर टॉर्क है वो 99.3 न्यूटन मीटर है और जो शाफ्ट टॉर्क है वो 93.3 न्यूटन मीटर है। तो इसमें हमें फ्रिक्शन और आयरन लॉसेस कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे लॉस्ट टॉर्क। ये हो गया लॉस्ट टॉर्क इक्वल्स टू आर्मेचर टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क। ये हो जाएगा 99.3 माइनस 93.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन मीटर। और इसके बाद लॉस्ट टॉर्क इक्वल्स टू 9.55 इंटू आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस अपॉन एन। तो ये फ्रिक्शन लॉस मिल जाएंगे हमें 6 इंटू 800। एक मिनट मैं इसे आगे लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा 6 इंटू 800 अपॉन 9.55 और ये मुझे कैलकुलेट करके मिल जाएगा 502 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एन आइडियल कम्यूटेशन इज, एक आदर्श कम्यूटेशन के लिए करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम और कम्यूटेशन करंट के बीच, तो हमें आइडियल कंडीशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, प्लस IC टू माइनस IC। मतलब आइडियल कम्यूटेशन में करंट को प्लस IC से माइनस IC तक जाने में ये एक लीनियर पाथ में फ्लो होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ऑप्शन ए राइट। अब यहाँ पूछा है ए 220 volt DC machine has an armature resistance of 1 ohm. If the load current is 20 ampere, the difference in the induced voltage when the machine is running as motor and as a generator. मतलब यहाँ पूछा है कि एक डीसी मोटर जो 220 वोल्ट पे चलती है उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है 1 ओम और लोड करंट है 20 एम्पियर। तो इसका
इंड्यूस्ड वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा जब ये मोटर और जनरेटर की तरह चल रही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे मोटर पे। मोटर पे जो बैक ईएमएफ होता है वो होता है V माइनस IaRa। तो ये हो जाएगा 220 माइनस 20 इंटू 1, ये आ जाएगा 200। और जब इसे जनरेटर की तरह वर्क करेंगे तो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ होगा 220 प्लस 20 इंटू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 240। तो जो ईएमएफ का डिफरेंस आ जाएगा EG माइनस EB, ये आएगा 240 माइनस 200, ये आ जाएगा 40 वोल्ट। तो ऑप्शन सी राइट। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द टोटल एम्पियर कंडक्टर पर पोल इफ 600 लैप वाउंड कंडक्टर कैरी 120 एम्पियर करंट थ्रू कंडक्टर्स पी पोल्स दिया हमें 4। तो यहाँ पे हमें 600 लैप वाउंड कंडक्टर और 4 पोल के माध्यम से 120 एम्पियर की जो करंट फ्लो हो रही है, तो हमें कुल एम्पियर कंडक्टर पर पोल निकालना है। तो एम्पियर कंडक्टर पर पोल निकालने के लिए हमें टोटल कंडक्टर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, इनटू करंट अपॉन नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ पे होगा हमारा 600 इंटू 120 अपॉन 4। तो ये 120 4 से कट जाएगा 30 बार। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 18,000। यहाँ ऑप्शन में एक जीरो मिस है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, आर्मेचर फ्लक्स इज विद रिस्पेक्ट टू मेन फ्लक्स और मेन फील्ड पोल। तो यहाँ पे पूछा है कि आर्मेचर फ्लक्स होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स या मेन फील्ड पोल के संबंध मतलब संदर्भ में कैसा होता है। तो ये दोनों होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों स्टेशनरी होता है। ये दोनों स्टेशनरी होता है क्योंकि जो इनका फील्ड होता है वो सेम स्पीड से रोटेट होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। सो आज की हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।